तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था और वेव ऑन स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ द वेव पढ़ा था। स्पीड ऑफ वेव में अपन लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो एक दो न्यूमेरिकल उसके कर लेते हैं और लास्ट लेक्चर में मुझे लग रहा है कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो एक दो और न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग आगे एनर्जी ऑफ द वेव आज का टॉपिक रहेगा एंड पावर ऑफ द वेव। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, मान लो ये अपने पास में कोई यूनिफॉर्म प्लैंक है, ये रहा अपने पास में कोई यूनिफॉर्म प्लैंक, ये यूनिफॉर्म प्लैंक है और इस यूनिफॉर्म प्लैंक में अगर यहां देखा जाए तो ये स्ट्रिंग है, इसकी टेंशन T1 है और इधर जो स्ट्रिंग है यहां पर जो टेंशन है वो तो T2 है। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक का तो मास 10 kg है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जो यहां से 10 kg का ही ब्लॉक रखा है, जो यहां से 25 सेंटीमीटर पर और इधर से है 75 सेंटीमीटर पर। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, वो दे रखी है 10 ग्राम पर मीटर। हमें फाइंड आउट करनी स्पीड ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। मैंने लेट कर लिया ये वाली स्ट्रिंग 1 है और ये वाली तो स्ट्रिंग 2 है। इन दोनों पर मुझे वेव की स्पीड फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं, ध्यान देना बेटा। अगर देखें तो इसमें और इसमें टेंशन सेम नहीं आएगी। टेंशन सेम नहीं आएगी, उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बेटा इधर देखो, बट टेंशन तो तब सेम आती जब ये वाला प्लैंक, चलो इसका मास यहाँ बिल्कुल बीचों बीच लगता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से तो सेम टेंशन आती, लेकिन ये वाला ब्लॉक भी बिल्कुल बीचों बीच में रखा होता, मतलब जितनी यहां से डिस्टेंस होती उतनी यहां से डिस्टेंस होती, तब ये टेंशन सेम आती है। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, तो इनकी वजह से, इसकी वजह से अगर टॉर्क देखेंगे तो वो तो टॉर्क होगा कम और इसकी वजह से देखेंगे टॉर्क, वो तो टॉर्क होगा ज्यादा। लेकिन वो टॉर्क तो दोनों बराबर होंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, और टॉर्क अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये साफ साफ हुआ कि ये डिस्टेंस अगर कम है तो यहाँ की टेंशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ की टेंशन क्या होगी, कम होगी। तो अलग अलग दोनों जगह टेंशन आएगी, और अगर टेंशन दोनों जगह अलग अलग आएंगी तो स्पीड तो अपन लोग को पता है कि स्पीड तो होती थी b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो यानी कि स्पीड जो होगी वेव 1 में, वो स्ट्रिंग 1 में स्पीड अलग होगी और स्ट्रिंग 2 में जो है वो स्पीड बेटा अलग होगी। ठीक है, निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं देखो म्यू की वैल्यू गिवन है, अगर मैं टी की वैल्यू दोनों में कैलकुलेट कर ले जाऊं तो काम बन जाएगा। तो छोटी सी मैकेनिक्स से हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, ध्यान देना इसमें। अगर मैं इसमें देखूं, ध्यान देते बेटा, इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पर जो है, इसमें यहां पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो तो लग रहा है mg का मतलब हो गया, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये प्लैंक है, इधर से ये मास रखा है, ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ऊपर की तरफ यहां लग रही है टेंशन T1, यहां पर लग रही है टेंशन T2, ये डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। इस तरफ ये वाला जो मास रखा है उसका एक फोर्स लगेगा 10 इंटू जी की वैल्यू तो 10 हो गई, यानी 100 न्यूटन का यहां फोर्स लगेगा। प्लैंक का मास भी 10 kg है, तो इस पर बीचों बीच में एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच में एक फोर्स और लगेगा, वो होगा 100 न्यूटन का। तो अब अगर हम लोग बेटा बात करें तो पहले तो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, ये जो नेट फोर्स है वो तो जीरो होना चाहिए, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो है अपवर्ड फोर्स T1 प्लस T2 और डाउनवर्ड फोर्स 100 प्लस 100 कितना हो गया भाई, 200 न्यूटन हो गया। चलो एक इक्वेशन बन गई, लेकिन एक इक्वेशन से तो वैल्यू नहीं निकलनी। अब क्या काम करना पड़ेगा, अपन को दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। बना लेते हैं यार। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान दो। दूसरी क्या, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, कहाँ ये घूम रहा है, ना इस तरफ घूम रहा है ना इस तरफ घूम रहा है, ऐसे चलो मैं मान सकता हूँ टोरिशनल वो कुछ आए, लेकिन अभी उसकी कोई बात नहीं है। तो ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब इस पे जो नेट टॉर्क होगा वो तो जीरो होना चाहिए। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे
रोटेशनल इक्विलिब्रियम का अगर केस देखें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैं किसी एक स्ट्रिंग की टेंशन मैंने T1 ये लेट की किसी एक स्ट्रिंग के अबाउट टॉर्क निकाल ली, तो मैंने इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चालू करूं तो क्या आना चाहिए भाई, देखो इसके अबाउट इसकी वजह से टॉर्क देखेंगे तो इधर की तरफ जो क्लॉकवाइज आएगा, जो टॉर्क इधर आएगा क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव, और इधर वाला टॉर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ की वजह से टॉर्क अगर बेटा कैलकुलेट करेंगे तो वो तो बन जाएगा 100 न्यूटन इंटू ये वाली लेंथ 25 प्लस 100 न्यूटन इंटू ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की 50, और ये वाला टॉर्क नेगेटिव लूंगा यानी माइनस का T2 इंटू यहां से यहां तक की लेंथ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो बन जाएगा 100 इंटू 25 यानी 2500 प्लस 500 इंटू 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 into 100 that is the 5000 equal to T2 into 100। ये टर्म ऐसे कैंसिल कर दिए, सो T2 की तो वैल्यू आ गई 75 न्यूटन। अब अगर अपने को T2 की वैल्यू पता लग गई तो T1 निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। T1 प्लस T2 बेटा पता है अपने को 200 न्यूटन है, तो T1 प्लस T2 की जगह तो 75 है इक्वल टू 200, सो T1 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में 125 न्यूटन। तो T1 T2 आ चुका है। अब स्पीड इन द स्ट्रिंग 1 दैट इज B1 और उसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ T1 बाई म्यू, तो B1 की तो वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ T1 तो मुझे पता है 125, और म्यू की वैल्यू अगर अपन लोग देखेंगे तो वो तो दे रखी है, क्या दे रखी थी, म्यू दे रखा था 10 ग्राम पर मीटर, तो ग्राम को तो सेंटीमीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यानी 10 ग्राम को केजी में 10 की पावर -3, इधर पहुंचेगा -2 ऊपर पहुंचेगा प्लस का 2 हो जाएगा 120, तो 10 के पावर प्लस का 2 मतलब 10 तो बाहर आ गया, 125 का हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 5, मतलब मैं लिख सकता हूँ 50√5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड वेव की। अब दूसरी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग 2 में स्पीड। स्ट्रिंग 2 में स्पीड हो जाएगी v2, उसकी वैल्यू हो गई T2 बाई म्यू। सो T2 अगर टेंशन अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो T2 तो 75 आई थी यानी 75, म्यू की वैल्यू तो वही 10 की पावर -2 ऊपर पहुंचेगा प्लस का हो जाएगा तो 10 तो बाहर, और 75 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू तो आएगी 5 अंडर रूट ऑफ 3, मीन्स मैं लिख सकता हूँ V2 में जो स्पीड आएगी वो तो हो जाएगी 50√3 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को दोनों आंसर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे एक और थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल बेटा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें उसे कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए, मान लो ये दे रखा है कि कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 5 न्यूटन है किसी वजह से होगी, और उसका जो मास पर यूनिट लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की वो दे रखी है 50 ग्राम पर मीटर। वेव जो ट्रेवल कर रही है बेटा वो कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इन्होंने एट t इक्वल टू 0 पर वेव की जो है वो शेप इस तरीके से कुछ बन रही है, ऐसे t इक्वल टू 0 पर देखा, ये जो डिस्टेंसेस है वो बेटा सेंटीमीटर्स में सारी, और जब t इक्वल टू 0 पर ये चीज देखी है तो t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू xy4+1, कब, जब वेव जो है जब x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट -4 से 0 के बीच में लाई कर रहा, और y इक्वल टू -x+1 तब होगा जब x कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हो 0 से लेकर के 1 के बीच में, और अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई रेंज आई तब जो है y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें वेव की हमें बतानी पहले तो स्पीड ऑफ द वेव एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर हमें इसकी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग की शेप बतानी है कि क्या होगी। चलो निकालते हैं बेटा, ध्यान दो। तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं देखूं सबसे पहले तो स्पीड ऑफ वेव देखते हैं, तो वेव की तो स्पीड बेटा क्या होगी, वेव की स्पीड होती अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, मुझे तो टेंशन पता है और टेंशन की तो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ t, टेंशन की वैल्यू तो है 5 न्यूटन अपॉन में म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ दैट इज 50 ग्राम है, उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे यानी 10 की पावर -3 केजी पर मीटर। चलो इसे सॉल्व करते हैं।
तो ये तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 10 की पावर -2 ऊपर पहुंचेगा प्लस का 2 और बाहर निकलेगा तो 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड ऑफ द वेव। मैं एक काम करता हूँ, इस स्पीड को 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखे ले रहा हूँ मैं। भाई बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी आगे हम न्यूमेरिकल थोड़ा और करेंगे। ये सारी वैल्यू किस में दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब अगर मैं एट t इक्वल टू 0, इन्होंने पूछा कि इस वेव की शेप कैसी होगी t इक्वल टू 0 पर, तो बच्चों मैं इधर ही बना देता हूं। यहां पर देखना जरा कि वेव की शेप क्या होनी चाहिए, ध्यान दो, ध्यान देना। मैंने यहां पर बनाया बालक, ये एक्स एक्सिस है और ये रहा वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस हो गए, एक तो एक्स एक्सिस है, दूसरा कौन सा, वाई एक्सिस है। जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू -4 से 0 के बीच में है, तब y की तो वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, y की वैल्यू है xy4 + 1। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा y इक्वल टू xy4 + 1 है, तो ये तो यार जो इक्वेशन है वो तो शायद मेरे ख्याल से y इक्वल टू mx + c टाइप की इक्वेशन है। और वेर m क्या है अपने पास में, स्लोप है, तो यानी इसका जो स्लोप आ रहा है वो तो 1/4 है और y डायरेक्शन का जो इंटरसेप्ट है वो तो 1 है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, x की जगह अगर मैं यहां -4 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो जैसे ही मेरे बच्चे मैं x की जगह यहां -4 रखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -4/4 + 1। ये टर्म कैंसिल, -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो जैसे ही x की वैल्यू यहां पर रखी मैंने -4, x की वैल्यू मैंने रखी -4, तो जैसे x की वैल्यू -4 रखी, y की वैल्यू तो हो गई 0। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहां 0 रखी, वैसे y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1। और जब y इक्वल टू mx + c टाइप का ग्राफ होता है तो स्लोप तो होता है पॉजिटिव और एक स्ट्रेट लाइन होती ऐसे आएगी। ये तो y की वैल्यू होगी 1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 1। यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो -4, 0। उसके बाद देखो, उसके बाद में इन्होंने कहा कि 0 से लेकर के 1 तक जब हम लोग चल रहे हैं तब ये जो इक्वेशन है वेव की वो कितनी है, y इक्वल टू -x + 1। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 0 से लेकर के 1 तक चल रहा हूं तो जो वेव है वो -x + 1 है, यानी इसका स्लोप है नेगेटिव। और बेटा नेगेटिव स्लोप तो ऐसा होता है, हाँ जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो नेगेटिव स्लोप कुछ ऐसा होगा और वेव बनेगी कुछ ऐसी। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद इन्होंने बोला कि सर एक यहां पर अगर इनके अलावा कोई और चीज है तब y की वैल्यू 0। इसका मतलब अब y हमेशा कैसा रहेगा, 0। मतलब स्ट्रिंग हमेशा कैसी, लेटी रहेगी। यानी कि अगर मैं इसकी वेव की शेप बनाऊं तो इन दोनों के अलावा, इस रेंज के अलावा ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसे लेटी हुई आगे की तरफ ऐसे लेटी हुई चलती थी। इधर की तरफ अगर देखा जाए तो ये वाली जो वेव है ऐसे इस तरीके से वेव ऐसे शेप देगी और इस तरफ ये ऐसे रहेगी और पीछे की तरफ बिल्कुल ऐसे बढ़ जाएगी। ये अपने पास में इस वेव की शेप आ गई एट t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बढ़ाते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे ड्रॉ वेव की एक शेप हमें ड्रॉ करनी है एट t इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर, ठीक है, तो इसी वेव की, तो मैं कहूं ड्रॉ, नेक्स्ट है ड्रॉ वेव एट t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। t इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर इसकी वेव को मुझे वेव के क्या नाम, इसका ग्राफ या डायग्राम जो भी आएगा इसका स्नैपशॉट ड्रॉ करना है। ध्यान देना, अब वेव अगर आगे की तरफ बढ़ रही है और वेव की स्पीड तो बेटा हम लोग निकाल चुके थे, इस वेव की तो स्पीड थी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इधर की तरफ ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ऐसे बढ़ रही है। तो t इक्वल टू 0.01 सेकेंड में ये x एक्सिस के अलॉन्ग वेव कितनी चल चुकी होगी वो मुझे देखना है। तो अगर मैं बात करूंगा t इक्वल टू 0.01 सेकेंड में, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग वेव मैंने कहा बेटा x डैश चल चुकी है और उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड ऑफ द वेव इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू टाइम तो 0.01। 1 2 ये कैंसिल, यानी ये चलिए 10 सेंटीमीटर। मतलब जो पॉइंट यहां पर था वो इससे आगे ये चीज पहुंच गई, कहां पर, 10 सेंटीमीटर आगे पहुंची। यानी ये जो कोऑर्डिनेट बना वो तो 10, 0 हो गया बालक। ये वाली जो थी, ये वेव जो थी
ये उठ के कुछ ऐसी आई होगी और इधर वाली कुछ ऐसी आई और ये ऐसी पूरी वेव ऐसी लेटेगी। अच्छा ये तो 10,0 ये -4,0 था, ये भी 10 चला होगा तो -4 तो इधर चला और 6 इधर चला, तो इसके कोऑर्डिनेट तो बालक हो गए 6,0 और इसका जो कोऑर्डिनेट पहले था वो तो भाई 1,0 था ना यार। देखो जरा, जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर 1,0 था तो ये भी तो आगे चला है 10, तो 1 से 10 आगे चला तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 11,0। तो अपन लोग ने एट t इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर भी इस वेव की शेप बता दी कि किस तरीके की यह बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ एट x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर, फाइंड, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल find displacement of the particle at x equal to 7 centimeter x equal to 8 centimeter x equal to 9 centimeter। कोई बड़ी बात नहीं बेटा। 7 सेंटीमीटर की अगर बात की जाएगी तो ध्यान दो, 7 सेंटीमीटर पर तो पार्टिकल यहां पर होगा, ये 7,0 हो गया पॉइंट, और अगर ये 7,0 है तो यही तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होगा, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो इसे मैंने लेट कर लिया कितना, बाई या बाई वन। इस अगर एंगल की बात की जाएगी तो अभी ये वाली जो है ये कौन सा, ये अगर एंगल बनाएगी यानी tan थीटा बनाएगी तो इस tan थीटा को मैं कहूंगा, ये तो वेव की इक्वेशन थी 1/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो जैसे ही मैंने बोला कि tan थीटा क्या होगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर tan थीटा तो यहाँ पर स्लोप है और स्लोप की वैल्यू तो 1/4 है। तो यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी y अपॉन में x। सो tan थीटा तो यार अपने पास में 1/4, y की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी, और x की वैल्यू यहां से यहां तक के लिए कितनी है बेटा, 1 है, तो 1 लिख दिया, यानी y की वैल्यू तो हो गई 1/4। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 7 आ गया 1/4। मैं कहूं एट x इक्वल टू 8 तो यार 10 से तो कम ही है, यही इक्वेशन लग रही है। तो अगली बार में अपन लोग यहाँ पर 1/4 इक्वल टू y अपॉन x की जगह 8 जब पहुंचोगे तो ये कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 1/2, x इक्वल टू 8 पर इतना। मैं कहूँ एट x इक्वल टू 9 पर, तो x इक्वल टू 9 पर भी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैं बोलूंगा एट x इक्वल टू, बताओ बेटा कि x इक्वल टू 10 पर कितनी होगी, तो x इक्वल टू 10 पर तो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम यानी 1 पर पहुंच चुका है। चलो ये सारी बातें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक चीज अगर तुमसे पूछती जाए कि भाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताओ एट x इक्वल टू 7, फाइंड, नेक्स्ट है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी पता नहीं है, तो बेटा एक अच्छा सा हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू माइनस का स्लोप टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव। देखो बेटा वेव की वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, वो तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो है, तो इसको तो अपन लोग लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां पर 7 सेंटीमीटर पर स्लोप की बात होगी तो मेरे बच्चे कहेंगे सर स्लोप तो 1/4 है, तो इसकी जगह तो 1/4 लिख दिया, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाली।
इससे इसे कैंसिल आउट कर दिया तो ये बन गया बेटा 250। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज माइनस का 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे और 100 से डिवाइड होते ही 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेगेटिव साइन बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल किधर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो पार्टिकल नेगेटिव साइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल तो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा अभी, इसलिए ऐसी बनी। ठीक है, यहां तक बातें आगे देखते हैं, ध्यान देना, आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से अपन लोग ने जो वेव ऑन स्ट्रिंग जो थी, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, वो कवर कर ली है। उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करें। अब अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है, एनर्जी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग एंड पावर। ठीक है, एनर्जी एंड पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ये जो टॉपिक है, ये अगर अपन लोग सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से इसे निकालेंगे तो मेरे ख्याल से अपने लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए क्या काम करना, अगर एडवांस में अच्छा न्यूमेरिकल आ गया ना, तो इसका एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में अपने को क्लियर होना चाहिए। तो डिटेल में इस चीज की स्टडी करेंगे, देखते हैं, ध्यान दो बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। एनर्जी एंड पावर ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। देखते हैं, मैंने लेट कर लिया कि बेटा ये अपने पास में कोई ऐसी स्ट्रिंग है, ये ऐसी एक स्ट्रिंग है जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पड़ी हुई है। स्ट्रेट पड़ी हुई मतलब इस पर अभी कोई एनर्जी या कोई वेव नहीं दी गई। जैसे इसे वेव दोगे तो ये एनर्जी, ये जो स्ट्रिंग है वो तो कुछ ऐसी हो जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। वेव दी, यही वाली स्ट्रिंग जो थी वो कुछ इस शेप में आ गई। अब ध्यान देते ना बेटा, जरा ध्यान दो। अगर मैं इसे वेव दे रहा हूं तो इसका शेप ऐसा हो गया, और इसका जो शेप ऐसा हुआ है तो वो बेटा हुआ किसकी वजह से, वो चीज हमें देखनी है। तो ये जो शेप हुआ, इसका मतलब देखो, पहले अगर इस स्ट्रिंग की यहां से यहां तक की लेंथ L थी, तो जब ऐसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा, ये वाली डिस्टेंस तो L ही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ कुछ बढ़ चुकी है। और स्ट्रिंग की अगर लेंथ बढ़ रही होगी, एक तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, यहां वाला पार्टिकल होगा, इसके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और यहां वाले पार्टिकल के पास तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इसकी वजह से भी तो एक एनर्जी आनी चाहिए। दूसरा ये कि स्ट्रिंग की अगर लेंथ बड़ी है तो बेटा इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। एलोंगेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर आती थी। मतलब इसमें दोनों टाइप की एनर्जी होंगी। अब समझो जरा, मैं अगर कोई पॉइंट उठाऊं, ध्यान दो, मैंने कहा यहां पर आया मैं, इधर यहां पर अगर मैं आ गया, लेट्स से यहां पर, तो ये जो पार्टिकल है इसको मैंने बोल दिया पॉइंट 1, और यहां पर पहुंचा मैंने, इसे बोल दिया 2। ये 2 पॉइंट ले लिया मैंने। यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है, इसके पास स्पीड तो होगी मैक्सिमम स्पीड अभी, और इसके पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। तो जिसके पास स्पीड मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो मैं कहूंगा पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या पॉइंट 2 पर। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी तो कम है, वो ज्यादा है, लेकिन पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी कम है। और क्यों कम है पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल पहुंचा होगा तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो चुकी। ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और इधर 2 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, समझना जरा। मैं अगर बात करूं यहां की, तो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर स्लोप तो बेटा 0 होगा ना। अब समझो ये स्ट्रिंग अगर मान लो ऐसे लेटी हुई है, ये वाली स्ट्रिंग जो है बेटा वो ऐसे लेटी हुई है, तो अगर ये स्ट्रिंग लेटी हुई है तो इसके छोटा सा पॉइंट है, इसकी लेंथ है लेट dx। ये वाली लेंथ अगर dx है तो क्या बेटा ऊपर भी लेंथ dx थी? हाँ सर, एलोंगेशन आया होगा, थोड़ा सा कर्व हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग एलोंगेशन देखें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली एलोंगेशन तो 0 ही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं।
तो अब क्या होगा ध्यान देना, तो इधर तो ये dx है तो यहां पर भी dx हुई, यानी कि इसमें तो कोई एलोंगेशन आया ही नहीं, और अगर यहां कोई एलोंगेशन नहीं आया तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर होती थी। अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के मानूं तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, और एक्स तो कुछ हुआ ही नहीं है, एलोंगेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो इस पॉइंट पर यानी 2 पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। बात करेंगे बेटा ये 1 पॉइंट पर क्या होगी। अरे यार 1 पॉइंट पे देखते हैं। मैंने एक काम किया, इधर से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की, ऐसे करके एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, और ये एंगल लेट कर लिया थीटा है। ध्यान रखना, अगर मैं कहूं ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है, मैं अपने बच्चों से पूछूंगा ये वाली जो लेंथ है क्या ये dx में मान लो, बच्चे कहेंगे हाँ सर ये dx मान लो। तो अगर ये लेंथ dx है, मैं इधर बना देता हूं, अगर ये वाली लेंथ जो है वो dx है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो तो बेटा dx sec थीटा आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई, dx अपॉन cos थीटा होगी यानी dx sec थीटा हो गई। और अगर ये dx sec थीटा हो गई यानी ये वाली लेंथ जो, यही तो लेंथ बढ़ी हुई है भाई, इधर कुछ नहीं बढ़ा, इधर एलोंगेशन कुछ हुआ ही नहीं, इधर dx थी तो यहां पर भी dx है, लेकिन यहां dx थी तो जैसे ही इलास्टिक बिहेवियर इसका आया, कोई फोर्स लगा, कोई टेंशन यहां पर लगी, इधर तो टेंशन जीरो, और जैसे ही यहां पर टेंशन लगी वैसे इसकी लेंथ बढ़ गई। तो बड़ी हुई लेंथ अगर मैं निकालूं, मैं कहूं बड़ी हुई लेंथ तो डेल्टा एल या एक्स है, तो उसकी वैल्यू तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इस वाली लेंथ से इतनी लेंथ माइनस कर दो, यानी dx को माइनस कर दो, तो लेंथ आ जाएगी dx टाइम्स ऑफ sec थीटा माइनस का 1। ये तो हो गई बड़ी हुई। मतलब यहां पर एलोंगेशन में देखूं तो भाई जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा, इधर स्लोप सबसे ज्यादा है, तो जहां स्लोप सबसे ज्यादा वहीं पर क्या हो रहा, अगर स्लोप ज्यादा यानी थीटा ज्यादा और थीटा ज्यादा, तो जब अगर थीटा ज्यादा होता तो बेटा सेक थीटा की तो वैल्यू बढ़ती है, तो वहां सेक थीटा ज्यादा तो वहां पर एलोंगेशन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो एलोंगेशन जो है वो किस पॉइंट पर बेटा, 2 पॉइंट पर है, और सबसे ज्यादा एलोंगेशन अगर 2 पॉइंट पर है तो इसका वो 1 पॉइंट पर है, तो 1 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी तो 2 पॉइंट से ज्यादा ही होगी। पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी तो वो कुछ होगी, मैं अभी जीरो नहीं लेट कर रहा हूं, लेकिन 1 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 2 से ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं अगर टोटल एनर्जी की बात करूं इस वेव की, तो टोटल एनर्जी ऑफ द वेव एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ द वेव एट पॉइंट 2। बच्चे कहेंगे ये क्या हुआ सर, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व ही नहीं रही, और दूसरी चीज क्या बात कर रहे हो सर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जीरो कम होती थी, और जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी वहां काइनेटिक एनर्जी कम होती थी, यहां दोनों चीजें ज्यादा हो गई। बहुत सारे बच्चों को दिल टूट गया होगा इस बात से। हाँ बेटा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपन लोग वेव पढ़ रहे हैं ना, तो वेव का प्रोपोगेशन ही इसी तरीके से हो रहा है। मान लो यहां से वेव आ रही है, अब इसके पास में एनर्जी है ज्यादा, यहां वाले के पास में एनर्जी है कम, यही तो रीजन है वेव के प्रोपोगेशन होने का, इसी वजह से तो वेव प्रोपोगेट कर रही है। अब समझो इधर इसके पीछे वाला जो पार्टिकल होगा, यहां पर कोई पार्टिकल होगा, जैसे लेट कर लिया यहां पर कोई पार्टिकल था, इसने इसे एनर्जी दी कुछ, पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ये पार्टिकल ऊपर था, जैसे ही इधर की तरफ आया इसे एनर्जी दी, इस पार्टिकल ने एनर्जी ट्रांसफर करी, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, भन्नाट एकदम इसके पास में वेलोसिटी बढ़ी, और ये एकदम तेजी से ऐसा करके वाइब्रेशंस करने लगा, और इसने एनर्जी जैसे ही आगे ट्रांसफर करी, अब इसके पास फिर से एनर्जी जीरो हो गई, फिर पीछे वाले ने इसे एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो वेव का मतलब बेटा केवल डिस्टरबेंस ट्रांसफर करना नहीं है, वेव का मतलब तो डिस्टरबेंस, एनर्जी, सारी चीजें इधर से इधर ट्रांसफर करना, और वेलोसिटी भी अपने ट्रांसफर करते हुए चले जाना, अपना फेस भी इसे ट्रांसफर कर देना, ये वेव का मतलब है। तो इस बात को एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझना चाहें तो देख लेते हैं, ध्यान देना। मान लेते हैं कि अगर, माना मैंने कि अगर ये कोई स्ट्रिंग है, सॉरी ये कोई एक्सिस है, और इस पर स्ट्रिंग ऐसे मैंने बना दी, वेव बनाई, तो ऐसी एक स्ट्रिंग बनी, ये मैं कह रहा हूं एट t इक्वल टू 0 पर है, ऐसी सिचुएशन, पूरी वेव की एक ट्रेन चलती जा रही है। फिर दिमाग में आया सर एक काम करते हैं, एट t इक्वल टू t/4 पर देखो क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि एट t इक्वल टू t/4 पर अगर मैं बनाता था तो मैं इनके कुछ पॉइंट्स, क्या नाम, इन पार्टिकल्स को कुछ नाम दे रहा हूं, इनके पॉइंट्स बना दे रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा ये है A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C,
ये है पॉइंट डी, ऐसे नापते हैं। तो जैसे मैं एट टी इक्वल टू टी बाई 4 की बात करूंगा तो टी इक्वल टू टी बाई 4 पर ये वाला जो पार्टिकल है वो तो अपनी पहुंच चुका होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये एक्सट्रीम वाला पार्टिकल तो पहुंच चुका होगा मीन पर, और ये जो मीन वाला पार्टिकल है वो तो पहुंच चुका होगा एक्सट्रीम पर, और एक्सट्रीम वाला पार्टिकल तो पहुंच चुका होगा मीन पर। ऐसा हो चुका। तो अगर इस तरीके से कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये जो वेव है वो तो यहां से ऐसे चालू होगी, ये एक्सट्रीम पर, फिर बी वाला पहुंचा मीन पर, फिर सी पहुंचा एक्सट्रीम पर, फिर डी पहुंचा मीन पर, ये वेव बनी। ये वाला ए वाला यहां पहुंच गया, बी वाला यहां पहुंच गया, सी यहां पहुंचा है और डी यहां पहुंच गया। तो पता है बेटा क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो। अभी यहां पर जो ए पार्टिकल था इसके पास में एनर्जी तो थी बहुत ज्यादा, इसने क्या किया, अपनी एनर्जी बी को ट्रांसफर की। इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर की, बी को। बी यहां था अभी, तो जब बी यहां पर था यहां काइनेटिक एनर्जी भी कम थी और पोटेंशियल एनर्जी भी कम थी। जैसे ही इसे ट्रांसफर की अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ज्यादा, यानी यहां इस पोजीशन पर स्लोप ज्यादा होता था और यहां काइनेटिक और पोटेंशियल भी ज्यादा होते थे। और इसने जब अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफर कर दी, अब तो ये पहुंच चुका है एक्सट्रीम पोजीशन पर जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कम हुआ करते थे। ऐसे ही सी वाला पार्टिकल तो यहां पर था, इसके पास में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ज्यादा थी, इसने डी को ट्रांसफर की, डी के पास कम थी, डी को ट्रांसफर करी, डी के पास तो एनर्जी ज्यादा हो गई, भन्नाट एकदम पहुंचा है इस जगह पर, और सी वाले के पास तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ऐसे आ गया यहां पर। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि ए यही रहे, फिर से पीछे से एनर्जी मिलेगी, फिर ये इधर की तरफ, तो लगातार वेव को एनर्जी मिलती रहती है और वो एक जगह पर रोकता नहीं। जैसे एनर्जी मिली उसने वाइब्रेशन चालू कर दिया, वो अपनी मीन पोजीशन पर आया, फिर उसने अपनी जैसे एनर्जी ट्रांसफर कर दी पूरी की पूरी, वो एक्सट्रीम पर था। तो ये तो वेव, तो ये पार्टिकल ऐसे ही जो चल रहे हैं और वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही, उसका रीजन ही है कि एक जगह से दूसरे पार्टिकल से, उससे पीछे वाले पार्टिकल से एनर्जी इस वाले पार्टिकल को मिलना, तभी तो प्रोपोगेशन हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपन लोग एनर्जी को निकाल लेते हैं कि एनर्जी कितनी कितनी आएगी, समझते हैं, जरा ध्यान दो। तो सबसे पहली बात तो है अपन को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ध्यान देना जरा, मैंने कहा कि ये वेव है कोई ऐसे, एक कोई ऐसे वेव बना दी, लेट से इधर ऐसे कोई वेव, और वेव में यहां पर ये स्ट्रिंग है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी लेट है bp, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये वाली लेंथ मैंने लेट कर ली dx, तो ऊपर इसकी कुछ लेंथ ज्यादा होगी, एंगल तो मैंने लेट कर लिया यहां से यहां तक का कितना, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहां पर एक छोटी सी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर वो तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी डी के होनी चाहिए किसके इक्वल, हाफ इनटू मास, यहां पर जो मास होगा पार्टिकल्स का, तो वो तो यही है, इतने वाले तो इधर पहुंचे हैं, यानी म्यू इंटू डी एक्स। म्यू, वेर म्यू क्या है बेटा, म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ पर इतना है, तो डीएक्स लेंथ पर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डीएक्स। ठीक है, इंटू क्या होना चाहिए, इंटू बच्चे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं इस वेव की जो इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चल रही है, तो इसकी इक्वेशन मैंने लेट कर ली ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे लिखते थे बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया करते, तो डिफरेंशिएशन होता था बेटा dy ओवर dt, तो इसे डिफरेंशिएट अगर करोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगी, दैट इज द dy ओवर dt, और इसकी वैल्यू तो आ जाएगी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा तो सामने आ जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस का kx। ये मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी को यहां पर पुट कर दूंगा, तो डी के की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास में हाफ म्यू इंटू डी एक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी की स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अब अगर देखें तो डी एक्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा डी के अपॉन में डी एक्स
इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये जो डी के ओवर डी एक्स है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है बेटा। मैंने यहाँ जो डी के ओवर डी एक्स निकाला है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान देना जरा, मैं कहूं बेटा मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है ना, निकाल लेते हैं। समझो मैंने कहा ये वाला जो पार्टिकल था ये, इसे मैंने यहां पर इसे मैंने थोड़ा सा जूम किया। अगर मैं इसे जूम करूं, ध्यान दो ऐसे, ये लेंथ तो dx है, इधर ऊपर की तरफ ये वाली लेंथ मैंने लेट कर ली है dy है, ये एंगल तो थीटा है और इस लेंथ को मैंने मान लिया dl है। तो क्या मैं dl की जगह बेटा अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकता हूं? बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हो? dl की जगह तो अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसमें एलोंगेशन कितना हुआ वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहां पर एलोंगेशन देखूंगा तो क्या बेटा एलोंगेशन होना चाहिए, एलोंगेशन नहीं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूंगा तो मेरे बच्चे कहेंगे अच्छा मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आई कैसे? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होती थी किसी फोर्स की वजह से। जब कोई फोर्स लगता था तो फोर्स जब अपोज किया करता था, नॉन कंजर्वेटिव होता था, तब उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाया करती थी वही तो पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी उसकी वजह से जो वक्डन हो रहा था वही तो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो यहां पर जो वक्डन हो रहा होगा वो स्ट्रिंग में एलोंगेशन है। तो एलोंगेशन की वजह से, एलोंगेशन आया किसकी वजह से? तो बच्चे बोलेंगे सर एलोंगेशन तो यहाँ पर टेंशन की वजह से आ रहा है। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर टेंशन जनरेट कर रहे हैं ना, तो इस टेंशन की वजह से एलोंगेशन आ रहा है। और इस टेंशन की वजह से अगर एलोंगेशन आ रहा है तो वक्डन ही पोटेंशियल एनर्जी, इस टेंशन की वजह से जो वक्डन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो तो टेंशन हो गई इसकी टी, और एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग की अगर बात करें तो ये वाली लेंथ तो dl है, और पहले जो लेंथ स्ट्रिंग की थी वो कितनी, जब ये सोई हुई थी तब dx थी, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, dl हो गई। तो एलोंगेशन तो हम बाद वाली लेंथ से, जो बड़ी हुई लेंथ है उससे इसको माइनस कर देंगे, अपने पास में एलोंगेशन आ चुका होगा। यानी मैं इसे लिख दूंगा dl माइनस का dx। बहुत अच्छी बात। यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखूं यहां पर du इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ, मैं dl की अगर बात करूं तो बच्चे कहेंगे कि सर dl तो है अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस का dx। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से dx बाहर कॉमन ले लेता हूं तो du बचेगा अपने पास में t टाइम्स ऑफ dx। मैंने बाहर dx कॉमन ले लिया तो इधर बच गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो बना। अब बेटा ये टर्म बना है तो ध्यान देना, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं। तो नेक्स्ट पेज पर अगर देखें तो ये जो टर्म बना था du, वो du तो था अपने पास में t टाइम्स ऑफ dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, या मैं अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t टाइम्स ऑफ dx 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। क्या मैं यहां बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं लगा सकते? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां पर लगाओ तो du की तो वैल्यू आ गई t टाइम्स ऑफ dx 1 प्लस x की पावर n का तो होता था 1 प्लस nx, यानी ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस का 1। इस 1 से तो ये 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। सो du ओवर dx यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ तो आ गई अपने पास में t टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये टर्म। अब बच्चों से अगर मैं पूछूं कि ये बताओ t की वैल्यू और dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे कहेंगे सर बड़ी आसान बात है, t की वैल्यू और dy ओवर dx की वैल्यू तो आ ही जाएगी। कैसे आ जाएगी?
वेव की जो इक्वेशन थी वो थी अपने पास में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो थी वेव की इक्वेशन। अगर ये वेव की इक्वेशन थी तो मैं इसे अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा dy ओवर dx x के रेस्पेक्ट में। सो dy ओवर dx इक्वल टू आ गया a, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन का तो हो जाएगा बच्चे cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जाकर के तो माइनस का k तो सामने आ जाएगा, तो माइनस का a k टाइम्स ऑफ cos ओमेगा टी माइनस का kx, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो du ओवर dx इक्वल टू आ गया t टाइम्स ऑफ 1/2 dy ओवर dx का स्क्वायर है तो ये बन गया a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का kx। तो अब बात करते हैं बेटा t कहां से लाऊं, t को कैसे गायब करना। तो यार t को गायब करना कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। t को गायब करते देखो देखो, मुझे पता है t जो होता था वो होता था अंडर रूट ऑफ b जो होता था वो होता था अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो t की जगह लिखोगे म्यू टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो यहां वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा du ओवर dx इक्वल टू t की जगह लिखेंगे म्यू इंटू बी स्क्वायर इंटू 1/2 a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का kx। यही तो बना। अगर एक चीज देखी जाए बेटा तो क्या मैं k को लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं b को तो b इक्वल टू तो होता था, जो b की वैल्यू आती थी वो तो होती थी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बाई k, जो कि k इक्वल टू होता था ओमेगा अपॉन में b। तो b की जगह तो मैं लिख सकता था ओमेगा अपॉन में k। तो अगर मैं k की वैल्यू देखूं तो क्या वो ओमेगा अपॉन b होगी, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगी। तो k की वैल्यू तो ओमेगा बाई b होगी, तो इसकी जगह अगर मैं ओमेगा बाई b पुट करूंगा तो du ओवर dx आ गया अपने पास में म्यू टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, ये 1/2 सामने a स्क्वायर, और k की जगह हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस का kx। v स्क्वायर से तो ये v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आई है, मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है हाफ म्यू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस का kx। बेटा पीछे जरा ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या आई थी, तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी भी यही है। इसका मतलब किसी भी वेव में जिस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी अगर इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी पर यूनिट लेंथ उतनी होगी। जहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ जीरो हो गई वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, दोनों में बराबर रहते हैं। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन कहोगे सर ये तो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा यार, एनर्जी तो कंजर्व, लेकिन एनर्जी लगातार मिल रही है ना इसे, जैसे मिल रही वैसे ये अपनी मीन पोजीशन पर आ जा रहा है। भन्ना आठ से एकदम इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ज्यादा है, और जैसे इससे ये खत्म हो रही है एनर्जी वैसे वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जा रहा है, फिर वापस मिली फिर आगे, तो एनर्जी तो लगातार ट्रांसफर हो रही ना, इसीलिए कंजर्वेशन तुम्हें नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं ध्यान। तो ये तो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी तो बच्चे हो जाएगी अपने पास में टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे यानी डी ओवर dx, तो वो तो हो जाएगी डी के ओवर dx यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यानी डी ओवर dx आ जाएगा अपने पास में, डी ओवर dx हो जाएगा डी के ओवर dx प्लस डी ओवर dx, और डी के ओवर dx तो था अपने पास में हाफ म्यू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इतनी ये थी तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हट जाएगा, और यहां पर तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास में म्यू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा कभी ये पूछ दिया जाए कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी पूरे उसमें, तो एवरेज एनर्जी अगर बेटा अपने को कैलकुलेट करनी है तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट लेंथ अगर निकालनी है तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये जो cos स्क्वायर हो या साइन का स्क्वायर हो, इसकी एवरेज वैल्यू तो 1/2 आती थी, तो इसकी एवरेज एनर्जी तो हो जाएगी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में
क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एवरेज एनर्जी में ये इसकी वैल्यू हाफ क्यों आ गई। तो बेटा हाफ इस तरीके से आ जाती है। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज की एवरेज एनर्जी यानी डी ओवर डी एक्स की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी टी के टर्म में, तो यहाँ डी टी कर दोगे और इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर दोगे। इधर कॉस स्क्वायर का टर्म बनेगा, उसे हम लोग कॉस 2 थीटा के टर्म में करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल में तो अपने लोगों ने शॉर्टकट फॉर्म का यूज किया। तो मेरे ख्याल से अपन कुछ एनर्जी वाली बातें समझ में आई होंगी। कल जो अगला लेक्चर होगा बेटा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, कुछ मेंस लेवल के और कुछ एडवांस प्लस लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।